हाय दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी लोग का राधे जीएस इनसाइड में। और जैसा कि हम लोग एडीओ के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, ये खान ग्लोबल स्टडी का प्रैक्टिस सेट है। और पिछले वीडियो में हम लोग सेट नंबर 5 तक सॉल्व कर चुके हैं और ये प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है और जिसे आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। और देखिए ये कहने के लिए बस एडीओ के लिए प्रैक्टिस सेट है, लेकिन बिहार में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं हाल ही में, जैसे कि बीएसओ का होने वाला है और एएसओ का साथ ही में है और बिहार दरोगा है प्लस सीजीएल मतलब एसएससी सीजीएल 4 का मतलब जितने भी बिहार के एग्ज़ाम होने वाले हैं और जिसमें जीएस के प्रश्न पूछे जाएँगे, तो उन सभी एग्ज़ामों के लिए प्रैक्टिस सेट क्या है महत्वपूर्ण है। कोई ज़रूरी है नहीं कि जो जीएस इसमें पूछे जाएँगे वो दूसरे एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएँगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए पहला प्रश्न इसमें ये कह रहा है कि मैग्नेटाइट अयस्क में लोहे की सांद्रता कितने प्रतिशत होती है? पहला प्रश्न ये, तो 67%, 70%, 74% या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये होगा 70%। देखिए मैग्नेटाइट अयस्क में लोहे की जो सांद्रता होती है ना, ये 70% होती है और इसका रासायनिक सूत्र आप सभी लोगों को पता होगा कि कितना होता है, FeO होता है, FeO इसका रासायनिक सूत्र होता है। अगला प्रश्न है कि मुंबई में पहली सफल कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? 1854 में, 64 में या 1874 में? तो देखिए भारत में प्रथम सूती वस्त्र का जो कारखाना था, ये 1818 में, कब? 1818 में स्थापित की गई थी, लेकिन ये सफल कार्य मतलब सफल नहीं रहा, ठीक है? और ये ऑप्शन में भी नहीं दिया है, तो इसमें पूछा किस वर्ष मतलब सफल कपड़ा का मिल पूछा इसमें, तो 1818 में जो स्थापित किया गया था, ये सफल भी नहीं रहा और ये ऑप्शन में भी नहीं है, तो इसलिए आंसर ये क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। देखिए बाद में देखिए ये 1854 में, कब? 1854 में मुंबई में एक मतलब कपड़ा मिल जो खोला गया, वो सफल रहा, इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, ये दूसरा मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वाणिज्यिक अनाज कृषि का एक महत्वपूर्ण फसल है। वाणिज्यिक अनाज कृषि का एक महत्वपूर्ण फसल है, वो क्या है? गेहूँ, गन्ना, कपास, जूट। तो देखिए ज़्यादा तो मतलब अगर कपास को भी वाणिज्यिक ही फसल माना जाता है, लेकिन ऑप्शन में गन्ना दिया है तो इसका सही आंसर होगा गन्ना ही हो जाएगा, ठीक है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गन्ना हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि जनसंख्या में परिवर्तन 1 मिनट इसको प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि जनसंख्या में परिवर्तन के 3 प्रमुख कारक क्या हैं? जन्म, मृत्यु एवं विवाह। देखिए जन्म और मृत्यु तो परिवर्तन के मुख्य कारक है, लेकिन विवाह ज़्यादा उतना प्रभाव नहीं डालता। उसके बाद क्या है? जन्म, मृत्यु एवं प्रवास। ये हालाँकि ये भी है लेकिन सही है मतलब आंसर देखा जाए और जो मतलब देखा जाए अधिकतम शुद्ध कौन-सा है, तो ये भी दोनों नहीं है क्योंकि इसमें प्रवास है। और उसके बाद कह रहा है जन्म, मृत्यु एवं जीवन प्रत्याशा। देखिए जन्म पर निर्भर करता है मतलब जनसंख्या परिवर्तन, मृत्यु पर भी निर्भर करता है और जीवन प्रत्याशा अर्थात कितना मतलब किसी व्यक्ति को जीने की वर्ष निर्धारित है, तो इस पे भी निर्भर करता है। अतः इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? राजस्थान में, मध्य प्रदेश, गोवा या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो देखिए राजस्थान सॉरी भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य ये आपका गोवा में है। कहाँ पे है? भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य गोवा राज्य में है और ये पश्चिमी घाट में स्थित एक महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र है जो विविध प्रकार की वनस्पतियों और जीवों का एक तरह से घर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए क्या है? सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 ये कह रहा है कि नीलगिरी पहाड़ियों पर पाई जाने वाली वनस्पति का सामान्य प्रकार है? समशीतोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, उर्द्राष्ट कटिबंध या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये देखिए नीलगिरी पहाड़ियों पर पाए जाने वाली वनस्पतियों का जो सामान्य प्रकार होता है ना, वो समशीतोष्ण कटिबंधी होता है और इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और इसको समशीतोष्णीय कटिबंध को एक नाम से और जाना जाता है जिसको क्या कहते हैं? जिसको शोला नाम से जाना जाता है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म ग्रीष्म मानसून को प्रदर्शन से संबंध है? उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम ये क्या है? ये मतलब इससे संबंधित रखता है ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से और आईटीसी-जेड का खिसकना ये भी संबंध रखता है, तिब्बती उच्च ये भी संबंध रखता है। तो देखिए तीनों जब संबंध रखते हैं तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मिलान करने वाला है प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। एक तरफ झील दिया है, दूसरी तरफ झील का प्रकार दिया है। देखिए भीमताल जो झील है ना, प्रश्न संख्या कौन-सा है? 8 तो भीमताल जो झील है ये टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण बनी हुई है। इसलिए ए का क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। देखिए ए का क्या होगा? थर्ड दे रहा है दिया है। उसके बाद दिया है क्या? उसके बाद दे रहा है अष्टामुड़ी। तो देखिए अष्टामुड़ी जो है झील एक ये क्या है ना कि ये अनूप या पश्च जल का मतलब हिस्सा है। तो ये क्या हो जाएगा? बी का 1 हो जाएगा। देखिए ए का थर्ड और बी का 1। ए का थर्ड अब देखिए बी का 1 और जो ए का थर्ड और बी का 1 और जो आप लोग कंफर्म पता है, देखिए बाकी सब क्या कर दे? एलिमिनेट कर दे। ए में 4 पहले दिया है और सी में भी 4 पहले दिया है, डी में थर्ड दिया है। हम लोग पहले क्या लिखे? ए का थर्ड। देखिए ए का थर्ड केवल किसमें है?
बी में है, लेकिन बी का जो 1 होगा केवल ऑप्शन नंबर बी में ही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन आगे हम लोग फिर भी देख लेते हैं, ये गोहन झील जो है ना, ये भूस्खलन का मतलब भूस्खलन के कारण बना हुआ है। गोहन झील किसके कारण? ये भूस्खलन झील के कारण बना हुआ है, अर्थात सी का क्या हो जाएगा 2। देखिए इसमें सी का क्या है 2 भी है और एक ही बचा है अर्थात लोहा, तो ये ज्वालामुखी पहाड़ का मुख हो जाएगा अर्थात डी का 4, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या ये 9 है। भारत में सबसे बड़ा नदी पर निर्मित पुल कौन सा है भाई? तो भूपेन हजारिका सेतु, महात्मा गांधी सेतु, विक्रमशिला सेतु या जवाहर सेतु? तो सही इसका आंसर हो जाएगा भूपेन हजारिका सेतु। ये क्या है? भूपेन हजारिका सेतु और ये है कहाँ है? ये असम राज्य में। अगला है बेतवा नदी निम्नलिखित में से किस दिशा में बहती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, पश्चिम से पूर्व की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर या उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए ये बेतवा नदी जो है ना, ये दक्षिण पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, ठीक है। देखिए ये जो अगर इस तरह से दिशा देख लें, ठीक है, अगर जो आप सभी लोग दिशा पता ही हो कौन किधर से निरूपित किया जाता है, तो अगर जो ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर मतलब प्रवाहित होती है और यहाँ पे उधर से क्या है ना गंगा नदी में जाके ये मिल जाती है। कहाँ पे? गंगा नदी में। सॉरी गंगा में नहीं, ये बेतवा नदी में। बेतवा नदी जो है ये उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से मिलती है। किस नदी से? यमुना नदी से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो देखिए ये दिशा जो है, ये दिशा जो है उत्तर पूर्व है और ये पश्चिम दक्षिण है, तो दक्षिण पश्चिम से जाके उत्तर पूर्व की तरफ मिल जाती है। अगला है प्रश्न संख्या 11, सुमेलित करने वाला है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कर सही कोड का चयन कीजिए। एक तरफ सूची 1, दूसरी तरफ सूची 2। देखिए जोजिला क्या है? दर्रा दिया है। अब सभी लोग पता है जोजिला दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, अर्थात ए का क्या हो जाएगा? थर्ड। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं ए का थर्ड। उसके बाद नाथुला दर्रा। देखिए नाथुला दर्रा है ना, ये सिक्किम है। कहाँ पे है? ये सिक्किम में, अर्थात बी का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बी का 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या कर रहा है? बोमडीला दर्रा। बोमडीला दर्रा जो है ना अरुणाचल प्रदेश में, अर्थात बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, अर्थात सी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या रहा है? शिवकिला दर्रा। तो शिव किला दर्रा अच्छा हिमाचल प्रदेश में है, अच्छा डी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। डी का 4 हो जाएगा। सी का हम लोग क्या लिखे थे? बोमडिला का सी का 1। अब देखते हैं किस ऑप्शन में है, क्योंकि है अगले पेज पे, तो इसको हम लोग देखते हैं। क्या था भाई? ए का थर्ड था ना? हाँ, ए का थर्ड था, बी का 2 था, सी का 1 था, डी का 4 था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? सही है। पृथ्वी के स्थलीय भाग के कितने प्रतिशत भाग को भारत का विस्तार है? 2.9%, 2.4% या 3% या तो उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका देखिए जो सही आंसर हो जाएगा 2.4%। भारत का क्षेत्रफल पृथ्वी के स्थलीय भाग का कुल कितना है? तो 2.4% है। कितना? 2.4%। और कुल क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का कुल कितना है? 32,87,263 किमी स्क्वायर है। कितना? 32,87,200 किमी स्क्वायर है, सॉरी 263 किमी स्क्वायर। और क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का ये 7वां सबसे बड़ा देश है। 2.4% रखता है, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो ये दुनिया का सबसे बड़ा 7वां सबसे बड़ा देश है। लेकिन जनसंख्या में आप सभी लोग को पता होगा कि चाइना को पछाड़ के ये पहले स्तर पे मतलब पहले स्थान पे आ गया है। अगला है प्रश्न संख्या 13, कह रहा है किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक क्या है? तो आदिम लक्षणों के संकेत ये होना चाहिए, विशिष्ट संस्कृति ये भी होनी चाहिए, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में सर्प ये भी होना चाहिए और पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव। देखिए ये चारों के चारों कथन क्या है? सही है। ये अनुसूचित जाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक है और ये चारों कथन जब सही है, इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न 14, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? कौन राष्ट्रपति के मतलब महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? आप सभी लोगों को पता होगा कि जो राष्ट्रपति के चुनाव होता है उसमें लोकसभा और राज्यसभा लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और साथ में राज्यों की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं। लेकिन महाभियोग की जब प्रक्रिया आती है, जो कि आप सभी लोग पता होगा आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया है, इसमें संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य कह रहा है कि महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य। प्रश्न संख्या कौन सा है? ये 14। तो देखिए ये तो भाग लेते हैं, ठीक है, और संसद के किसी भी सदन के निर्वाचित सदस्य तो ये भी भाग लेते हैं। तीसरा करें राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तो ये भाग नहीं लेते महाभियोग की प्रक्रिया में, ठीक है। दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, हालांकि देखिए ये भी जो ऑप्शन 4 में दिया दिल्ली और पुडुचेरी वाले, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो भाग लेते हैं लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, अर्थात 3 और 4 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। अब देखते हैं 3 और 4 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए 3 और 4 है इसमें, तो इसलिए ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, कह रहे भारत में धर्मनिरपेक्षता के वैज्ञानिक प्रारूप के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है?
इसमें सही कथन पूछा है। प्रश्न संख्या कौन सा है? 15। तो देखिए ये प्रकृति से गत्यात्मक है तथा प्रगतिशील राष्ट्र की आवश्यकताओं से मेल खाता है। तो पहला कथन क्या है? सही है। देखिए भारत में धर्मनिरपेक्षता का वैज्ञानिक प्रारूप राज्य को धर्म से स्वतंत्र करके गत्यात्मक परिवर्तनों की अनुमति देता है। और पहला जो कथन है ये सही है। एक बार कथन को, स्टेटमेंट को और पुनः पढ़ लीजिएगा आप लोग। बी कह रहा है कि ये धर्म तथा राजनीति को एक दूसरे से पृथक रखता है, तो ये भी कथन क्या है? सही है। सी कह रहा है ये प्रत्येक समुदाय को संसद की संप्रभु अधिसत्ता की तहत रखता है, तो ये भी क्या है? सही है। तो देखिए इसमें एक एक दो तीन मतलब ए बी सी दोनों तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 16 ये कह रहा है कि देखिए प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि भारत का संविधान क्या है? भारत का संविधान इसमें दिया लिखित है। हाँ, तो भारत का संविधान लिखित तो है ही। अर्थात हमारे आंसर में जो होगा पूछा है विकल्पों में कौन सा सही है, तो अब हमको सही ढूंढना है। लिखित तो है ही, तो ये हमारा आंसर में होगा। संघीय है, ये भी है। एकात्मक है, तो देखिए भारतीय का संविधान जो लक्षण के स्तर पर देखा जाए तो एकात्मक नहीं है, तो ये हमारे आंसर में नहीं होगा। अब देखिए आंसर में नहीं होगा तो आप तीन जिस ऑप्शन में होगा वो कैंसिल हो जाएगा। बी में है देखिए कैंसिल, और कहीं तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है परंपराओं पर आधारित है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि भारतीय संविधान का जो निर्माण किया गया परंपराओं पर नहीं बल्कि एक संविधान सभा के द्वारा विशेष अवधि में निर्मित किया गया है। तो ये भी क्या हो जाएगा? 4 भी जिस ऑप्शन में होगा गलत हो जाएगा। इससे डी हो जाएगा गलत, सी हो जाएगा। अच्छा, अर्थात ऑप्शन नंबर एक ही बचा है, ए, अर्थात 1 और 2। अगला कह रहा है सीजीटीएमएसई क्या है का पूरा रूप क्या है? तो देखिए सीजीटीएमएस का पूरा रूप क्या है? पूरा पढ़ने के वजह मैं सीधा बता दे रहा हूँ कौन सा इसका जो क्या है ये। तो देखिए सीजीटीएमएसई का पूरा नाम है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? सही है। प्रश्न संख्या 18 ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक बेरोजगारी का सही आशय प्रदान करता है? गैर कृषि मौसम के दौरान। देखिए प्रश्न संख्या 18 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा, एक मिनट काफी बड़ा हो गया है, इसको छोटा करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक बेरोजगारी का सही आशय प्रदान करता है? गैर कृषि मौसम के दौरान किसानों का बेरोजगार होना, उसके बाद कपड़ा मिलों में मशीनों के आगमन के कारण हथकरघा बुनकरों का बेरोजगार होना, या एक छोटे खेत पर कार्य करने वाला परिवार जहां कम लोगों की आवश्यकता है। कहा है कि कौन सा औद्योगिक बेरोजगारी का सही आशय प्रदान करता है? प्रश्न संख्या क्या है? 18। उसके बाद कह रहा है कि डी शिक्षित व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी ना मिलना, तो ये भी क्या है हमारा डी सर होगा नहीं, क्योंकि औद्योगिक के बारे में पूछा है तो शिक्षित नहीं होगा। देखिए जहाँ खेत की बात आ जाएगी वहाँ औद्योगिक नहीं होगा, क्योंकि खेत जो बात होता है औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। डी में देखिए सीधे सीधे आंसर हम लोग देखते हैं, कपड़ा मिलों में मशीनों के आगमन के कारण हथकरघा बुनकरों का बेरोजगार होना। क्या है ये? तो औद्योगिक बेरोजगारी का एक प्रकार है। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि विनिर्माण अर्थव्यवस्था, ये कह रहा है विनिर्माण अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र? तो देखिए विनिर्माण जो है ना, प्रश्न संख्या 19, सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि द्वितीय क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है। तो देखिए द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत ना प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल का उपयोग करके विनिर्माण द्वारा उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए विनिर्माण किसके अंतर्गत आता है? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखिए कपास का जो उत्पादन की एग्जाम्पल पे देखा जाए तो ये कपास का उत्पादन किसके अंतर्गत आता है? कृषि के अंतर्गत आता है। लेकिन उसी कपास से पुनः कपड़े बनाना, धागा बनाना उस किसके अंतर्गत आता है? तो विनिर्माण के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या है? सही है। अगला है किसने कहा जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे? एक है जवाहरलाल नेहरू, बी मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी या राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए जब तक ये तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे, यह कथन का इसका है महात्मा गांधी का है। और महात्मा गांधी सांप्रदायिक दंगों से परेशान होकर ये कहे मतलब परेशान होकर ये कहे थे ये कथन को। अगला इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 21, ये भी मिलान करने वाला है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से सुमिलित करने के सही कूटों का चयन कीजिए। एक तरफ राजनीतिक संगठन, दूसरी तरफ संस्थापक हैं। तो देखिए खाकसार के जो संस्थापक थे ये कौन थे? तो ये इसके इनायतुल्लाह मशरिकी थे। इनायतुल्लाह मशरिकी, देखिए इनायतुल्लाह मशरिकी किसके हैं? बी में है, अर्थात 1 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सोशलिस्ट पार्टी, तो सोशलिस्ट पार्टी के सभी लोग पता होगा कि इसके जो संस्थापक थे ये जयप्रकाश नारायण थे, अर्थात 2 का क्या हो जाएगा? सी, 2 का सी हो गया। उसके बाद से दे रहा है कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने किया था? ये बी आर अम्बेडकर, अर्थात सी का क्या हो जाएगा? डी। अब देखते हैं किस ऑप्शन में एक ही बचा फॉरवर्ड ब्लॉक, इसके जो संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस थे। देखिए 4 का ए किसमें दिया है? देखिए 4 का ए जो दिया है केवल ऑप्शन नंबर नहीं, ए बी में भी है, डी में है, ठीक है। खैर हम लोग मिलाते हैं 1 का बी किसमें?
1 का बी 2 का सी, देखिए 1 का बी 2 का सी केवल ऑप्शन नंबर बी में सही, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। ये कह रहा पाकिस्तान प्राप्ति के लिए किसने प्रत्यक्ष कार्य दिवस का आह्वान किया था? तो गांधी जी ने, एम ए जिन्ना ने, अली बंधु या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो सही आंसर हो जाएगा एम ए जिन्ना, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, सही है। अगला है प्रश्न संख्या 23। कह रहा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से हुआ था? 1929 लाहौर, 1930 अहमदाबाद, 1930 दांडी या 1920 चंपारण। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा से प्रारंभ हुआ था। किससे? दांडी यात्रा से प्रारंभ हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 1930 दांडी यात्रा। और देखिए दांडी यात्रा नमक कानून के विरोध में की गई थी और ये 12 मार्च 1930 से, कब? तभी देखिए यहाँ डेट पूछता है किस डेट से, तो 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930, कब? 6 अप्रैल 1930 तक था ये, मतलब 30 तक चला ये। और इसमें कुल 78 अनुयायी भाग लिए थे। कितना? कुल 78 अनुयायी भाग लिए थे। और ये कुल यात्रा जो था ना, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, 24 दिन चला था। कितने दिन? 24 दिन। देखिए जितने फैक्ट बता रहे हैं ना, इससे कहीं ना कहीं प्रश्न जरूर पूछा है। और 24 दिन चला चला मतलब 24 दिन तक मतलब चला। कितना कुल किलोमीटर थे? 240 किलोमीटर। और सबसे ज्यादा ये भी प्रश्न पूछा है कि सबसे ज्यादा जो सत्याग्रही थे किस राज्य से थे? ये गुजरात से ही थे। ठीक है, तो कुल मिला जुला इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 24। ये कह रहा है कि निम्न में से वर्ष 1919 में, निम्न में से वर्ष 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड या रॉलेट एक्ट। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 24। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग से प्रभावित होकर, किसे? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से प्रभावित होकर इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि को क्या कर दिया? त्याग कर दिया। और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 25। कह रहा है निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है? पहला क्या है, इनमें इसने क्रिप्स मिशन 1942 का प्रस्ताव इस आधार पर अस्वीकार किया कि उसकी पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार मतलब स्वीकार नहीं किया गया था। देखिए पहला कथन जहां तक लग रहा है मुझे सही है, एक बार अपने स्तर पर चेक कर लीजिएगा। और उसके बाद इसने वेबल योजना 1945 को अस्वीकृत किया क्योंकि उनकी स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को यह कमजोर कर सकता था। ये भी क्या सही है। उसके बाद इसने कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों को अस्वीकार किया और 1946 में सीधी कार्रवाई का सहारा लिया। ये भी कथन क्या है, सही है। तो इस तीनों कथन सही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। इसको हम थोड़ा ऊपर करते हैं। प्रश्न संख्या कौन सा है, 26। देखिए कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया? 1920 नागपुर, 1924 बेलगांव या 1929 लाहौर या 1931 कराची। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन, कब? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था और इस प्रस्ताव में भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी का क्या है, सही है। अगला कार्य 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारक है? तो अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, ये तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद क्या करें, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम में विचारधारा नहीं थी। ये भी कथन क्या है, सही है, क्योंकि जितने भी यहाँ के विद्रोही थे उनके पास न ही कोई ज्यादा मतलब एक तरह से संगठन था एक साथ, और न ही वो एक किसी लक्ष्य के प्रति मतलब अग्रसर थे। वो इतना तो चाहते थे कि अंग्रेज भाग जाए, मतलब अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया जाए, लेकिन सत्ता किसके हाथों में होगा, इन सब बातों पे मतलब काफी मतभेद था। कहने मतलब पहला कथन भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा करें समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था, ये भी कथन क्या है, सही है। तीनों कथन सही है। देखते हैं किस कथन में मतलब किस ऑप्शन में दिया उपयुक्त में से तीनों से। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया उपयुक्त सभी, इसलिए सी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या ये कौन सा है, 28। करें राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया था? पर्दा प्रथा, बहुविवाह प्रथा, छुआछूत या सती प्रथा। तो देखिए राजा राम मोहन राय ने, प्रश्न संख्या कौन सा, 28। राजा राम मोहन राय ने एक समाज सुधारक थे और इन्होंने सती प्रथा के खिलाफ जोरदार अभियान चलाया था। तो इस ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और देखिए इन्होंने इस क्रूर प्रथा के खिलाफ जनमत जुटाया और ब्रिटिश सरकार से इसे समाप्त करने के लिए क्या क्या प्रेरित भी किया। और उन्हीं फल प्रयासों के फलस्वरूप 1829 में एक प्रश्न पूछता है कि किस वर्ष सती प्रथा को समाप्त किया गया, तो ये होगा 1829 में सती प्रथा को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या ये कौन सा है, 29। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषाई समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिए और ये किस वर्ष पारित किया गया था? 1885 में, बी 1878, सी 1880।
या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 29। देखिए वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार को स्थानीय भाषा के समाचार पत्रों पर सेंसरशिप लगाने और उन्हें जब्त करने का एक अधिकार दिया था। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1878। अगला है प्रश्न संख्या 30। कह रहा है मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनो। ये किसने लिखा था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कर्जन या रिपन। तो देखिए ये कथन जो था लॉर्ड कर्जन ने ही कहा था और कर्जन के कार्यकाल आप सभी लोग पता होगा, ये 1899 से लेके 1905 तक था और बंगाल विभाजन में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। और तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही है। अगला करें भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? गोवा, बंगाल की उंगली, आगरकोट या सूरत। तो देखिए भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली जो फैक्ट्री जो थी ये सूरत में स्थापित की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा घटना सबसे पहले घटित हुई थी? कुतुब शाह की गोलकुंडा पर कब्ज राज्य। प्रश्न संख्या कौन सा है? 32 है। कह रहा है कि सबसे पहले घटी क्या हुई थी? तो कह रहा है बीजापुर में। देखिए ये ऑप्शन जो दिया है ना, एक मिनट, बीजापुर में आदिल शाही का राज मतलब आदिल शाही का राज ये कब था? तो 1479। 1489, ठीक है, इसको 1489 कह सकते हैं। और देखिए अहमदनगर में निजाम शाही वंश की स्थापना जो किसने किया था? इसमें पूरा नहीं दिया लेकिन अहमदनगर में निजाम शाही वंश मतलब निजाम शाही राज्य जो था ना ये 1490 में आया था। अहमदनगर में निजाम शाही वंश की जो स्थापना हुई थी 1490 ईस्वी में हुआ था। और नेक्स्ट कह रहा है कि बी हम लोग देखते हैं पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा। ये सभी लोग पता होगा पुर्तगालियों द्वारा गोवा जो कब्जा किया गया ये 1510 ईस्वी में किया गया था। 1510। एक ही बचा है कुतुब शाह की गोलकुंडा पर राज्य। ठीक है, तो देखिए कुतुब शाह ने इसका जो इसका जो है कुतुब शाह का ये 1400 एक मिनट 1489। देखिए अरे यार फिर मिट गया क्या? इसको हम लोग एक बार पुनः लिखते हैं। बीजापुर में आदिल शाही राजवंश की स्थापना। तो इस 1489 था। एक मिनट इसको हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ है तो 1489, ठीक। देखिए जो सबसे पहले जो घटना घटी थी इसमें क्या घटा था? देखिए जो था सबसे पहले, देखिए इसमें जो दिया है ना सबसे कह रहा है कि कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी। तो देखिए 1489 जो बीजापुर में आदिल शाह राज्य की स्थापना हुआ था 1489 ईस्वी में। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आप लोग एक बार इसको थोड़ा और मतलब ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगला है कि दसवंत और प्रश्न संख्या 33। ये कह रहा है कि दसवंत और बसावन क्या है? दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। मतलब किस मुगल सम्राट के? अकबर के, औरंगजेब के, शाहजहां के या जहांगीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर का। अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही है। देखिए दसवंत और बसावन मुगल सम्राट अकबर दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे। दसवंत जो था ना चित्रों के खूनी हिंसा और लड़ाइयों को दिखाता था, दिखाया गया है मतलब। और रजमनामा में दसवंत के कई चित्र हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं 34। कह रहा है दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। ये सभी लोग पता है दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी ये फारसी थी। अगला है 35। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस मूल्य पर इल्तुतमिश को खरीदा था? 50 लाख जीतल, 2 लाख जीतल या 1 लाख जीता। तो देखिए दिल्ली सल्तनत मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को गुजरात अभियान से लौटते समय मतलब गुजरात से लौटते समय खरीदा था। कितने में? वो भी 1 लाख जीतल में। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 36। कह रहा है कि मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था? चेरो राजवंश, ओइनिवार राजवंश, करडाट राजवंश या पिथिपति राजवंश। तो देखिए मैथिली भाषा का जो विकास हुआ था ना, प्रश्न संख्या 36 है 36। मैथिली भाषा भाषा का जो विकास हुआ था ये करडाट और राजवंश के शासनकाल के दौरान हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही। 37 है कि अंगणित में दशमलव संकेत का आविष्कार किसने किया था? अरबियों ने, भारतीयों ने, ग्रीकों ने या रोमनों ने। तो देखिए भारत में दशमलव पद्धति की शुरुआत आर्यभट्ट के द्वारा की गई थी। और इसके अलावा आर्यभट्ट के द्वारा क्या गया खोजा गया था? तो शून्य भी आर्यभट्ट के द्वारा खोजा गया था और पाई का वैल्यू भी आर्यभट्ट के द्वारा ही खोजा गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का क्या है? सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या रहा है कि इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? पुष्यमित्र शुंग, मेनांडर, भीम कडफिसेस या गौतमीपुत्र सतकर्णी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा देखिए भीम कडफिसेस ने प्रथम कुषाण सम्राट थे और इन्होंने मतलब ये सबसे प्रथम कुषाण मतलब शासक भी था। और इसने ही सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए। तो
इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 कि भगवत गीता और शांति पर्व दोनों का समावेश होता है कहाँ पे, रामायण में, पुराण में, ऋग्वेद में या महाभारत में। तो इससे मतलब जो भगवत गीता और शांति पर्व से संबंधित है तो ऋग्वेद, पुराण और रामायण तो आएगा नहीं, ये महाभारत में आ सकता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला कह रहा है प्रश्न संख्या 40 कि अपने शासन के किस वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा की, 9वें, 10वें या 11वें। तो देखिए अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष में, कौन से वर्ष, 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की थी, और यहाँ पर भगवान बुद्ध को यहीं पे बोध गया में भगवान बुद्ध को क्या ज्ञान प्राप्ति हुई थी, ठीक है। लेकिन अशोक जो गया था अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष गया था। ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, सही है। अगला है 41 ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी, वैशाली, एथेंस, स्पार्टा, पाटलिपुत्र। इसका जो सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही है। 42 कह रहा है दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था किसके द्वारा, गौतम द्वारा, इंद्रभूति द्वारा, सुधर्मन द्वारा या भद्रबाहु द्वारा। तो देखिए दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार भद्रबाहु के द्वारा किया गया था, और यही आंसर भी हो जाएगा हमारा, क्योंकि पूछा है जैन धर्म का प्रचार प्रसार, मतलब सबसे ज्यादा वायरिंग कौन कर रहा है, तो ये भद्रबाहु द्वारा किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 43 ये कह रहा है कि भुरहुत एवं अमरावती, अमरावती हाँ, भुरहुत एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र हैं किसके लिए, जैन धर्म के लिए, शैव मत के लिए, बौद्ध धर्म के लिए या भागवतवाद के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म, भुरुत अमरावती प्रसिद्ध है किसके लिए, ये बौद्ध धर्म के लिए है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला वैदिक काल में प्रयुक्त पूर्व का अर्थ क्या होता था, दुर्ग, व्यापार, बाजार या उपयुक्त में से एक सदी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जहां तक मुझे लग रहा है वही जगह, वैदिक काल में प्रयुक्त पूर्व अर्थ क्या होता है, बाजार होता था, बाजार के लिए पूर्व शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला है 45 मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी हुई है, तांबा, पीतल, कांस्य या उपयुक्त से एक से अधिक। तो देखिए मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो नर्तकी है, मतलब जो नर्तकी है ना, इसकी जो प्राप्ति मतलब ये बना किस चीज से है, तो ये बना है आपका कांस्य से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो थोड़ा अच्छी से इसको खातिरदारी करिएगा ताकि फिर दोबारा कभी चोरी ना कर सके। और सॉरी चोरी कहाँ से इसमें आ गया, खैर गलत हो, ये कहीं और था, किसी दूसरे कंटेस्ट में हम बोल दिए। 46 प्रश्न का है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अपने गोदीबाड़ा बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है, ये सभी लोग पता होगा, लोथल जो है अपने गोदीबाड़ा अर्थात बंदरगाह के लिए क्या था, प्रसिद्ध था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो पूछा कौन सा कथन सही है, एक तो हमारे आंसर में होगा नहीं। अब देखते हैं एक जिस ऑप्शन में होगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में क्या एक है, ये कैंसिल होगा। अगला कह रहा है कि आम्बी तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया था, ये कथन क्या है, सही है। और सिकंदर की मृत्यु 322 बीसी में हुई थी। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि ये भी कथन क्या है, सही है। और इसलिए 2 और 3, 2 और 3 सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही है। अगला प्रश्न है 48 कह रहा है कि संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है कहाँ से, धनबाद से, हजारीबाग से, झरिया से या कुल्टी से। तो प्रश्न क्या है 48, और देखिए संसार का जो सर्वोत्तम खनिज अभ्रक जो प्राप्त होता है ना, किससे प्राप्त होता है, ये होता है आपका मतलब संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है कहाँ से, हजारीबाग से। इसलिए देखिए केवल ऑप्शन नंबर बी का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और हजारीबाग देखा जाए ना, ये वर्तमान में कहाँ पे है, देखिए हजारीबाग वर्तमान में झारखंड में है, कहाँ पे, ये झारखंड में है। अगला है इस ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, सही है। अगला है 49 बिहार के किस जिला में चाय की खेती की जा रही है, पश्चिमी चंपारण, भागलपुर, पूर्वी चंपारण या किशनगंज। इसका सही आंसर हो जाएगा किशनगंज, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए बिहार के किशनगंज जिले में चाय की खेती की जाती है, और किशीनगर मतलब किशनगंज जिले में चाय की खेती कब से होती है, ये 1990 के दशक से। कब, ये 1990 के दशक से शुरू हुई थी, और इसमें वो वर्तमान में देखा जाए तो किशनगंज बिहार में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक भी है, और इसकी मिट्टी और जलवायु चाय की खेती के लिए अनुकूल है। तो और किशनगंज को ही मिनी दार्जिलिंग भी कहा जाता है, क्या है, इसको इसको मिनी इसी को मिनी दार्जिलिंग भी कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही है। प्रश्न संख्या 50 कह रहा है गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है, घाघरा, गंगा, नारायणी या सोन। तो देखिए गंडक नदी, इसमें क्या करें, गंडक नदी, तो गंडक नदी को नेपाल में नारायणी और शालिग्राम के नाम से जाना जाता है। देखिए इसी गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है आपको शालिग्राम, शालिग्राम या नारायणी इसी को कहते हैं, ठीक है। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50 कि गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है, घाघरा, गागरा, सॉरी गंगा, नारायणी, सोन। तो गंडक नदी का जो
दूसरा जो नाम है ये है आपका गंडक नदी को नेपाल में नराड़ी और शालिग्राम नाम से जाना चाहिए, तो पता ही होगा। और गंडक नदी का पूरा नाम सदा नीरा भी है। क्या है? गंडक नदी का पूरा नाम जो है सदा नीरा, सदा नीरा। ठीक है, हिमालय जो भी पर्वत नीरा, हिमालय जो भी नदियां ये हमेशा सदा नीरा ही रहती हैं। और देखिए गंडक और काली और त्रिशूल नदियों की भी संगम बनती है। गंडक नदी बिहार में सोनपुर के निकट गंगा में मिलती है। कहाँ पे मिलती है ये? तो देखिए सोनपुर में, मतलब जिसका दूसरा नाम नारायणी भी था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही है। अगला प्रश्न है 51, कह रहा है कि निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृति खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? गंगा सोन का विभाजन, अंग मैदान, मिथिला मैदान या मगध मैदान? तो देखिए मिथिला मैदान का जो विस्तार देखा जाए तो गंगा नदी के उत्तर में है और यह भौगोलिक क्षेत्र झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है। प्रश्न संख्या कितना था? 1 मिनट। हाँ, 51 का जो सही आंसर हो जाएगा 51 मिथिला मैदान। कह रहा है कि अपनी सीमा साझा नहीं करता है कौन? तो मिथिला मैदान साझा नहीं करता है। 52 कह रहा है बिहार के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एक तरफ बक्सर, रोहतास, गोपालगंज, सिवान। पूछा दिशा कौन सा? तो उत्तर से दक्षिण, अर्थात ऊपर से लेकर, और मैप में देखा जाए ये एक तरह से ये सिंबल करेगा ऊपर से लेकर दक्षिण कौन सा जिला है। तो पहला हम लोग देखते हैं 52। देखिए बिहार में कुल 38 जिले हैं और हाल ही में काफी चर्चा हुआ था जब प्रशांत किशोर ने कहा दिया था कि बिहार के 40 राज्य के बारे में चर्चा कर दिया था। तो सभी मीडिया क्रिटिसाइज बहुत किए थे कि बिहार में तो 40 ही जिले हैं, सॉरी 38 ही जिले हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि 2 जिले जो है ना ये पुलिस कमिश्नरी जिले हैं। ठीक है, तो इसको काउंट में नहीं लिया जाता है, तो इसलिए कुल 38 जिले हैं। और देखिए ऊपर से नीचे देखा जाए तो सबसे पहले आएगा, मतलब दक्षिण से उत्तर की तरफ, तो सबसे पहले आएगा आपका बक्सर। ठीक है, सॉरी सबसे पहले आएगा गोपालगंज। प्रश्न संख्या 52 है ना, तो सबसे पहले आएगा गोपालगंज अर्थात 3 हो जाएगा। उसके बाद से आएगा आपका सिवान, हाँ सिवान आएगा। फिर उसके बाद से आता है कोई अपना बक्सर आ जाएगा, उसके बाद से गोपालगंज, पुनः गोपालगंज आ जाएगा। एक तरफ सिवान है, रोहतास है, गोपालगंज है। तो देखिए 3 4 2 1, पहले क्या आएगा? ये कहा एक तरफ देखा जाए तो पूरी तरह से मैप का ही प्रश्न है। तो खैर ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आप लोग अपने स्तर पे उसको चेक कर लीजिएगा। 53 प्रश्न का है सुनंदनी कार्यक्रम से संबंधित क्या है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से, सहायक नर्स दवाइयों से, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या ग्राम पंचायत के सदस्य से। तो देखिए सुनंदनी कार्यक्रम जो है वो 2021 में बिहार सरकार ने कब शुरू किया गया था? तो 2021 में बिहार सरकार में समाज कल्याण विभाग और बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड के संयुक्त प्रयास से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शैक्षणिक योग्यता में सुदृढ़ीकरण एवं ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया था। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसके क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? मधुबनी, औरंगाबाद, भागलपुर। तो देखिए बिहार का भागलपुर जिला रेशमी वस्त्रों का प्रमुख उत्पादक है और इसे सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसके क्या कहते हैं? एक दूसरा नाम इसका और है, ये है सिल्क सिटी। ऑप्शन नंबर 20 का क्या है? सही है। अगला है 55। ये कह रहा है कि विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या है? एम्पियर, वोल्ट, ओम या फैराडे। तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है ना एम्पियर है। क्या है? एम्पियर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न संख्या 56 का है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए इसका, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए युक्ति कहलाती है, क्या कहलाता है? तो देखिए रासायनिक ऊर्जा को पुकारा है, देखिए रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला युक्ति क्या कहलाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये विद्युत कोष कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत कोष कहलाता है। अगला है 57। प्रश्न संख्या कौन सा है? 57। कह रहा है कि जब एक नाविक नाव से आगे की ओर कूदता है, प्रश्न संख्या ये है 57। कह रहा है कि जब कोई नाविक, जब एक नाविक नाव से आगे की ओर कूदता है और नाव पीछे की ओर गति करती है, तो ये घटना गति किस नियम का उदाहरण है? गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा या ऊर्जा का नियम? तो देखिए इसका जो हो जाएगा रैखिक गति के संयुक्त संरक्षण कार्य, जब बंदूक से गोली निकलती है ना, इसी का एग्जैक्ट देखा जाए तो एग्जांपल ये है। वो भी क्या होता है, जब बंदूक की जो गोली निकलती है पीछे की तरफ ये भी धक्का देता है, तो ये भी और उसी के तर्ज पे देखा जाए तो ये जो कोई नाव से आगे कूदता है तो नाव पीछे की ओर गति करती है। इसका मुख्य कारण है गति का तीसरा नियम। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही है। अगला प्रश्न है 58। कह रहा है कि एक्सरे में वर्णाक्षर एक्स का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेस, अननोन, अज्ञात, इंफ्रारेड या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए एक्सरे में एक्स का मतलब अज्ञात होता है अर्थात अननोन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 59। कह रहे कि प्रकाश की गति में निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है? जल में, वायु में, निर्वात में या कांच में?
तो देखिए प्रकाश की चाल ठोस में न्यूनतम होती है और कारण क्या ये है कि मतलब जो ठोस होता है सघन होता है और निर्वात में अधिकतम होता है और निर्वात सबसे कम देखा जाए तो सघन माध्यम होता है और कांच जो है ना सघन माध्यम है, इसलिए इसमें प्रकाश की चाल क्या होता है न्यूनतम होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 60 कह रहा है प्रतिक्रिया ट्यूब में प्राय किस पदार्थों का उपयोग किया जाता है? मरकरी वाष्प तथा आर्गन, सोडियम ऑक्साइड तथा आर्गन, सोडियम वाष्प नियान या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तीनों के तीनों ए बी सी क्या है सही है। अगला प्रश्न है 61 कह रहा है कि किसी पदार्थ को 61 कह रहा है किसी पदार्थ को सीधे ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या है? ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया है। किसी पदार्थ को सीधे ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण, ऊर्ध्वाधन, पिघलना या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 61 है ना, तो देखिए 61 के क्या हो जाएगा ऊर्ध्वापातन। कोई भी वस्तु जो ठोस में है तो और जो सीधे वो गैस में परिवर्तन हो जा रही है तो ऊर्ध्वापातन के कारण हो रहा है ये। अगला प्रश्न है न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा से संबंधित सत्य कथन का चयन कीजिए। पहला कह रहा है 62 है ना, प्रश्न संख्या 62 का कह रहा है कि सत्य कथन का। देखिए न्यूक्लियन जिसकी बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होगी वो उतना स्थिर न्यूक्लियन होता है। ऑप्शन ए हमारा क्या सही है, ऑप्शन ए सही है, बाकी बी सी डी क्या होगा गलत ही होगा। फिर भी हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है न्यूक्लियन जिसकी बंधन ऊर्जा जितनी कम होगी वह उतना ही स्थिर न्यूक्लियन होगा। ये कथन क्या गलत था, क्योंकि पूछा सत्य कथन का चयन कीजिए। तो देखिए सत्य कथन ऑप्शन नंबर ए केवल है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 63 कह रहा है निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? सोना, चांदी, पारा या प्लेटिनियम। तो देखिए भारी धातु का निर्धारण उसके घनत्व से होता है। किस पर निर्भर करता है? इसके घनत्व पे निर्भर करता है और प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान दिए गए विकल्पों में घनत्व और जो सबसे ज्यादा कम घनत्व देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन स्वीकार करते हैं। सॉरी कहाँ गया, एक मिनट। हाँ, सबसे भारी धातु कौन है? तो ये प्लेटिनम है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है सही है। अगला कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक परिस्थिति अनुकूल ईंधन क्या है? कोयला, पेट्रोल, हाइड्रोजन या डीजल। निम्नलिखित में से सर्वाधिक परिस्थिति अनुकूल ईंधन है ये हाइड्रोजन है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और हाइड्रोजन क्यों इसलिए मुख्य कारण है, हाइड्रोजन के जलने से जो स्व उत्पाद होता है ना वो जल ही होता है, ठीक है, जो कि प्रदूषण मुक्त होता है पूरी तरह से। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला है 65 अपचायक वे होते हैं जो न्यूट्रॉन स्वीकार करते हैं, प्रोटॉन लेते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं या इलेक्ट्रॉन स्वीकार करते हैं। देखिए अपचायक वे होते हैं 65 अपचायक वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को देते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा सही हो रहेगा। अगला है 66 कह रहा है सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ दिया है नीला थोथा, तो देखिए नीला थोथा है ना जो ये कापर सल्फेट कहलाता है। क्या कापर सल्फेट, अर्थात ए का क्या हो जाएगा 4, अर्थात सबसे पहले क्या आएगा 4 आएगा। उसके बाद एप्सम लवण, तो एप्सम लवण क्या आते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट भी बोला जाता है इसको, क्या है मैग्नीशियम सल्फेट, अर्थात बी का क्या हो जाएगा, बी का थर्ड हो गया 4 3। उसके बाद का बेकिंग सोडा, तो देखिए बेकिंग सोडा जो है ना ये होता है आपका बेकिंग सोडा जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि दिया है सी का 1 ही दिया है, ठीक है, और एक तो देगा ही नहीं तो अपने मन से अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए 4 3 1 किसमें ऑप्शन में 4 3 1 4 3 1 केवल देखिए ऑप्शन नंबर डी में और लास्ट में 2 बताया 2, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है क्लोरोफिल का, आरएनए का, कार्बोहाइड्रेट का उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है जो कि C6H12O6 है, O6 है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कह रहा है कि एक पादप कोशिका को एक जंतु कोशिका से विभेदन किया जाता है किस माध्यम से? तो कोशिका झिल्ली की उपस्थिति द्वारा, इसलिए ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 68 है, सॉरी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी कोशिका की भित्ति की उपस्थिति के द्वारा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या है सही है। अगला प्रश्न है 69 कह रहा है कि लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? जीन के सम्मिश्रण या ब्लीडिंग से या क्रोमोसोम में बदलाव से या जीन के मिश्रण सप्लिंग से या उपयुक्त सभी। तो 69 का देखिए ये होगा लैंगिक जनन में आनुवंशिक विचरण के जीन के सम्मिश्रण से क्रोमोसोम में बदलाव व जीन के मिश्रण से होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा सही होगा, क्योंकि बी ए बी सी तीनों ऑप्शन क्या है सही है। 70 का प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? तो देखिए प्लाज्मोडियम में बहुविभाजन नामक अलैंगिक प्रजनन विधि होती है। अलैंगिक प्रजनन विधि होती है जिसमें एक कोशिका के भीतर के कई नाभिक बनते हैं और फिर प्रत्येक नाभिक एक नई कोशिका को विकसित करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बहुविभाजन, इसलिए हो जाएगा बहुविभाजन, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का क्या है सही।
अगला है 71, निम्नलिखित में से कौन क्लोरोफाइसिस से संबंधित है? कारा, वालवाक्स या यूलोथ्रिक्स या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो देखिए क्लोरोफाइसिस जो होते हैं ना, हरे शैवाल की एक श्रेणी है और इसमें सदस्य मतलब इसमें कई सदस्य होते हैं। तो लेकिन मेन क्या है इसमें जो पूछा है, क्लोरोफाइसिस मतलब कौन क्लोरोफाइसिस से संबंधित है? तो देखिए उपयुक्त में से एक मतलब क्या है ना, इसमें एक से अधिक सही है। क्या है कि इसका अच्छा हम लोग 70 देख रहे हैं ना अभी, हाँ। ऑप्शन नंबर 70 का बहु भी हो ही गया है। अच्छा 71 का क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात ये ए, बी और सी तीनों तीनों सही है, एक से उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका। एक से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है 72। देखिए 72 कह रहा है कि सुवेरिन पौधे किस भाग में पाया जाता है? जड़ में, पत्ती में, कोपल में या परडर्मम जो कार्क के जैसे कि छाल में? तो देखिए नवीन ये सुबेरिन एक मोम पदार्थ है और ये पौधे जो है ना कार्क जो कि छाल में पाया जाता है और ये पानी के नुकसान को रोकने और सुरक्षा प्रदान करने में मदद करता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 73 का नवीनतम द्वितीयक जाइलम पाया जाता है किसमें? फेलोजन के ठीक अंदर, फेलोजन के ठीक बाहर या संवहनी एठा के ठीक अंदर या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो देखिए नवीनतम जो द्वितीय जाइलम है संवहनीय कैम्बियम के ठीक अंदर पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 74 कह रहा है कि अमाशय रस में मुख्यतः क्या होता है? एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल? तो देखिए अमाशय रस जो है ना पांचन मतलब अमाशय रस जो होता है पाचन एंजाइमों से बना होता है और अमाशय में मौजूद जो प्रमुख एसिड हाइड्रोक्लोरिक मतलब एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, क्या होता है? एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही है। अगला प्रश्न है 75। प्रश्न संख्या 75 का है कैल्शियम के महत्वपूर्ण कार्य क्या है? हड्डी का निर्माण, रक्त जमावट, झिल्ली पारगम्यता या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो देखिए कैल्शियम क्या है ना हड्डियों और दांतों का निर्माण करता है और उन्हें मजबूत बनाए रखता है और यह रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया को सुगम करता है और क्या करता है और इसका कार्य क्या है कि झिल्ली की पारगम्यता को भी प्रभावित करता है। तो इसलिए तीनों तीनों कथन सही है ए बी सी, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्या? उपयुक्त में से एक से अधिक। 76 का लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन या लाइसोजाइम? तो देखिए टाइलिन जो है क्या है जो कि टाइलिन इसमें 76 है ना, एमाइलेज। टाइलिन एमाइलेज को क्या कहते हैं और एक नाम से और जानते हैं? टाइलिन। ठीक है, किस नाम से? टाइलिन नाम से जानते हैं। देखिए टाइलिन जो कि इमाइलेज हमारी लार में पाया जाने वाला एक एंजाइम है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 77 प्रश्न कर रहा है कि आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होती है? कोलेस्ट्रॉल, वसा, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट? तो आयोडीन परीक्षण का इस्तेमाल जो होता है ना स्टार्च की उपस्थिति का पता लगाता है। किसका? स्टार्च की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है और आयोडीन परीक्षण से कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। किसका? कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है 78 कि मानव शरीर में शोषण वर्धक क्या है? क्लोरोफिल, जल, रुधिर या हीमोग्लोबिन? तो मानव शरीर में जो शोषण भंजक जो होता है ना हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन होता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और देखिए हीमोग्लोबिन ना एक लाल रक्त आयरन युक्त प्रोटीन है और ये लाल रक्त कोशिकाओं जो कि आरबीसी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? सही है। अगला है 79 हमारे शरीर में उपस्थित प्रतिरक्षी हैं क्या है? ये जटिल, स्टेरॉयड, ग्लाइकोप्रोटीन, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो देखिए हमारे शरीर में जो उपस्थित प्रतिरक्षी जिन्हें इम्यूग्लोबुलिन मतलब बुलिन भी कहा जाता है, यह रासायनिक रूप से जटिल ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या है? सही है। 80 प्रश्न का रहेगा हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन होता है किसके माध्यम से? थायराइड ग्रंथि की अल्फा कोशिकाओं से, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। पाचक ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं से। तो देखिए इस इंसुलिन का जो हार्मोन का उत्पादन होता है ना अग्नाशय जिसे पाचन ग्रंथि भी कहते हैं और इसके अंतःस्रावी भाग जो कि लैंगर हंस की दीपिकाओं में स्थित बीटा कोशिकाओं के द्वारा होता है। तो किसके द्वारा? बीटा कोशिकाओं के द्वारा, इसे ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। 81 प्रश्न कह रहा है कि इसिहारा परीक्षण किससे संबंधित है? 81। तो देखिए इसिहारा परीक्षण रंग मतलब परीक्षण जो होता है ना ये रंग से संबंधित रंग अंधापन की जांच करने के लिए प्रयोग किया जाता है और इस परीक्षण में विशेष रूप से लाल हरे रंग की दृष्टिहीनता का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 82 का रहा है कि सुमेलित युग्म नहीं है। देखिए इसमें क्या दिया 82 है ना 82 का रहा है सुमेलित युग्म नहीं है, तो इसमें जो कारक दे रहा है साल्मोनेला, साल्मोनेला क्या दिया है? कुष्ठ।
तो देखिए साल्मोनेला जो है ना कुष्ठ, ये क्या है, यही पहला ही जो है सुमेलित नहीं है। जो साल्मोनेला नामक जीवाणु होता है ये टाइफाइड और भोजन विषाक्तता का कारण बनता है। किसका? ये टाइफाइड, किसका? टाइफाइड और भोजन विषाक्तता का। मैं बोल दे रहा हूँ, अच्छा लिख भी देता हूँ, भोजन विषाक्त विषाक्तता। ठीक है, तो पहला ही गलत है, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्लाज्मोडियम मलेरिया कारक होता है, टीनिया टीनियसिस के कारण होता है, और पैराथर्मोन ये ऑस्टियोपोरोसिस के एक कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? सही है। अगला है 83, पार्श्विक मूलों की उत्पत्ति किससे होती है? बाहरी कार्टेक्स से, आंतरिक कार्टेक्स से, या परिबंध से, या अंतःस्त्वचा, मतलब अंतःस्त्वचा से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए पार्श्विक मूलों की उत्पत्ति होती है ना परिरंभ से होती है। किससे? परिरंभ से। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। 84 का फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद क्या है? लिपिड, प्रोटीन, ग्लूकोज या अमोनिया। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण एक ऊष्मा शोषी प्रक्रिया है, और ऐसा इसलिए है कि क्योंकि इस प्रक्रिया में पौधे क्या करना है, सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा, एक तरह से कहा जाए तो ऊष्मा को सोखते हैं या अवशोषित करते हैं, और इसी अवशोषित ऊर्जा का उपयोग करके वे कार्बन डाइऑक्साइड और जल को अपने भोजन यानी ग्लूकोज में बदलते हैं। और जिस अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है उसे क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। और क्या होता है लेकिन खैर जो इसमें पूछा है प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद क्या है, तो अंतिम उत्पाद ग्लूकोज ही, इसलिए ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 85, किसी गुणसूत्र पर गैर रंजित द्वितीय संकुचन को क्या कहा जाता है? 85 है प्रश्न संख्या। आगे देखते किसका क्या ऑप्शन दिया है। क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर, या उपग्रह अनुषंगी, कीनोटोकोर, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए गुणसूत्र हमारे डीएनए धार को धारण करने वाली क्या है? संरचना है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा उपग्रह अनुषंगी। क्या है? उपग्रह अनुषंगी। और उपग्रह अनुषंगी द्वितीय संकुचन के कारण गुणसूत्र में एक छोटे से टुकड़े को अलग किया जाता है, और इसे उपग्रह अनुषंगी कहा जाता है। अगला है कैनाबिस पौधे किस भाग से चरस प्राप्त होता है? कैनाबिस पौधे के किस भाग से चरस प्राप्त होता है? पत्तियों से, फूल से, रेशम से, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए चरस जो है ना कैनाबिस भांग के पौधे से निकालने वाला एक राल युक्त ये गोंद जैसा पदार्थ जो कि रेजिन है, और ये रेजिन पौधों के लगभग सभी हवाई भागों पर पाया जाता है। किस पे? सभी हवाई भागों पर पाया जाता है। और इस लेकिन ये क्या है ना कि सबसे अधिक जो मात्रा है ना पौधे के फूलों और कलियों होता है उसके आसपास की छोटी पत्तियों पर होती है, और चरस क्या है कि फूलों और पत्तियों दोनों से प्राप्त किया जाता है। तो अब इसका जो सही आंसर हो जाएगा फूलों और पत्तियों दोनों से प्राप्त किया जाता है, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 87 का मशरूम क्या है भाई? पुष्पित पौधा, फंफूदी, ब्रायोफाइटा, या पौधों में पतले हरे सूत्र होते हैं। देखिए मशरूम क्या है ना एक प्रकार का फंफूदी या कवक, फंफूदी या कवक भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये पौधा नहीं है, चूंकि ये पौधा नहीं है, और कारण क्या है कि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, और ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। यह एक मृत्युपजीवी है, जीव है जो सड़े गले जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करता है। और तो खैर इसका जो सही आंसर हो जाएगा 87 का ऑप्शन नंबर बी फंफूदी, जिसे कवक भी कहते हैं। अगला है 88, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 2025 कब मनाया गया? वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 2025 में देखिए युवाओं को फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए मतलब एथलीट में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 7 मई 2025 को कब? तो 7 मई 2025 को विश्व स्तर पर मनाया गया था। अच्छा ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। अगला है 89, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने किस तिथि को आधिकारिक रूप से व्यापारी दिवस के रूप में घोषित करने की घोषणा की है? 6 मई, 7 मई, 5 मई, या 8 मई। तो देखिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने घोषणा की है कि राज्य सरकार जल्द ही कब? तो 5 मई को आधिकारिक रूप से व्यापारिक दिवस के रूप में घोषित करेगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 20 क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। 90 प्रश्न का रहा है कि स्विट्जरलैंड में नाटीविल वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में पुरुषों की भाला फेंक F42 श्रेणी में विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया था? तो ये रिकॉर्ड बनाए थे आपके महेंद्र गुर्जर, इसलिए ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 91 करेक्ट। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था? 1 मई, 3 मई, 2 मई, या 4 मई। तो देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष 3 मई को मनाया जाता है। कब? 3 मई को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 92 करेक्ट। हाल ही में कर्नाटक के किस क्षेत्र उसके आसपास स्थित प्राचीन मंदिरों और स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किए जाने की घोषणा चल रही है? बदामी का, एहोलो का, लुकुंडी का, या श्रीरंगपट्टम का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए कर्नाटक के लुकुंडी और उनके आसपास स्थित प्राचीन मंदिर स्मारक अब यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल होने के अंतिम चरण में है। ठीक है, तो इसलिए लकुंडी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 93, कह रहा है भारत के पहले स्वदेशी रूप से निर्मित ध्रुवीय अनुसंधान पोत PRV के निर्माण के लिए किसके बीच एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं? किसके बीच में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सीधे सीधे हम लोग सही आंसर इसका देख लेते हैं। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE और नॉर्वे की कोन्सबर्ग कंपनी में समझौता हुआ है। 94 कह रहा है कि 2025 स्पेनिश ग्रां प्रिक्स में किस फार्मूला वन ड्राइवर ने जीता है? मतलब फार्मूला वन ड्राइवर किसने जीता? मैक्स वेरस्टेपेन, लैंडो नॉरिस, चार्ल्स लेक्लेक क्लर्क या ऑस्कर पियास्त्री? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑस्कर पियास्त्री, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? सही है। अगला है 95, अरे भारत में डेयरी विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई प्रमुख सरकारी योजना में से कौन सी एक है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय गोकुल मिशन भारत में डेयरी विकास को बढ़ावा देने वाली एक प्रमुख सरकारी योजना है और इस योजना का उद्देश्य क्या है ना, नस्ल सुधार, कृत्रिम गर्भाधान और सेवाओं और पशुधन स्वास्थ्य को ध्यान रखना, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसके क्या है? सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 96, कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 16 जुलाई 2025 को स्वीकृत प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? प्रश्न संख्या कौन सा है? 96। तो देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दे दिया है और 2025 में 6 वर्षों तक 2025-26 से ये 6 वर्षों तक चलेगी और इसका उद्देश्य क्या है कि 100 चयनित जिलों में उत्पादकता सिंचाई, चयनित कृषि जिलों में कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाना है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या है? सही है। 97 कह रहा है कि गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी कंपनी लिमिटेड का नया प्रबंध निदेशक MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? राघवेंद्र S भट्ट को, हेमंत त्रिपाठी, संजय कौल या R दोराई स्वामी को? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा संजय कौल को। देखिए ये 2001 बैच के IAS अधिकारी थे, मतलब 2001 बैच के केरल कैडर के IAS अधिकारी जो थे संजय कौल, और इन्हीं को गिफ्ट सिटी का नया MD और CEO नियुक्त किया गया, इसलिए ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लास्ट में अब 2 प्रश्न और बचे हैं बस इसमें। 98, प्रश्न संख्या 98 कह रहा है कि बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देखो अपना बिहार अभियान के तहत किस नए टूरिस्ट सर्किट को लॉन्च किया गया है? रामायण सर्किट, सूफी सर्किट, इको टूरिज्म सर्किट या महावीर सर्किट? तो देखिए बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को उजागर करने के लिए राज्य पर्यटन विभाग ने देखो अपना बिहार अभियान, क्या है? देखो अपना बिहार अभियान, मतलब अपना बिहार अभियान के तहत एक नई सूफी सर्किट को लॉन्च किया है। किसको? सूफी सर्किट को। अच्छा ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। 99 कह रहा है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ई श्रम पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो केवल संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को लाभ देना या सभी नागरिकों की सार्वभौमिक खाता संख्या यूएन प्रदान करना? सी देखते हैं क्या दिया है। या असंगठित श्रमिकों को, इसको हम लोग छोटा करते हैं ताकि इसका भी ऑप्शन मतलब प्रश्न दिखता रहे। कह रहा है कि असंगठित श्रमिकों को एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना, उनका पंजीकरण करना, तो ये कथन क्या है हमारा? सही है बिल्कुल। प्रश्न संख्या 100 का रहा है कि 6 मई 2025 को दुबई में शुरू हुए 11वें स्कैटर मैरीटाइम लॉजिस्टिक मिडिल ईस्ट अर्थात SMLME सम्मेलन के दौरान किस भारतीय संगठन ने सऊदी अरब के दम्माम में एक नया कार्यालय खोलने की घोषणा किया है? तो वो कौन सा मतलब विभाग है भाई? तो वह है आपका, सीधे आंसर देखते हैं, भारतीय शिपिंग रजिस्टर, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही। देखिए आज के भी प्रश्नों में हम लोग इतना ही था और मैं चाहूंगा कि जो मेरे प्रश्नों की व्याख्या करने में या कहीं बोलने में त्रुटि हो रही है तो मैं उसका सुझाव आप लोग कमेंट बॉक्स में दें और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी अगला वीडियो डाला इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए।